Why Gandhi was so successful? Why Gandhi was so powerful? Why Gandhi was so effective? उसका रीजन ये है कि उसने जो लोगों की एस्पिरेशंस थी उसके साथ कनेक्ट किया अपने आप को। लोगों ने उसको अपने जैसा ही देखा। उससे पहले जितने भी लीडर्स थे वो एलीट थे। जितने भी लीडर थे नोइंगली और अनोइंगली अपने आप अपनी कास्ट को प्रोजेक्ट करते थे। अभी हम बात करते हैं तिलक की, हम बोलते हैं ही वॉज द केसरी ऑफ महाराष्ट्र। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। गांधी को कभी नहीं बोलते ही वॉज द लीडर ऑफ गुजरात। तो साल्ट सत्याग्रह, जब साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो सारे लोग बोल रहे थे कि गांधी कैसे स्टार्ट करेंगे, तो गांधी ने बोला कि हम साल्ट पे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इवन जो आपका लॉर्ड इरविन है, उस टाइम पीरियड में वाइसरॉय था, तो कहते हैं लॉर्ड वाइसरॉय इरविन सुबह सोया हुआ था, ठीक है ना, तो उसका जो अटेंडेंट था उसने बोला कि गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और गांधी ने 78 लोगों को लेकर स्टार्ट की मूवमेंट। तो किसी को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन गांधी ने जब मूवमेंट स्टार्ट की, इमेजिन करें 78 लोगों से मूवमेंट जब स्टार्ट हुई। इरविन ने बोला कि उनको दांडी में पहुंचने दो, हम उनको वहां कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब गांधी दांडी पे पहुंचे 6 लाख लोग हो गए थे। सच वॉज द इम्पैक्ट ऑफ गांधी। लोग ऐसे चींटियों की तरह चल रहे हैं, कोई पता नहीं कहां जा रहे हैं। सच वॉज द ब्लाइंड फेथ। 9.5 किलोमीटर लाइन थी, लोग जब चल रहे थे दांडी मार्च में। इमेजिन करें, मतलब आप इमेजिन करो यहां से लेके सतवारी तक चल रही है लाइन। सॉल्ट एक ऐसी चीज थी, गरीब भी यूज करता है, अमीर भी खाता है, उच्च जाति का भी खाता है, निचले तबके का भी खाता है। तो ऐसी जो मास अपील वो है गांधी के पास ही है। एक लुइस फिशर करके एक है, उन्होंने बायोग्राफी लिखी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला कि अगर गांधी बुद्ध और महावीर के दौर में पैदा होते तो भगवान हो गए होते वो भी, क्योंकि वो लोअर क्लास का भी लीडर है, हाई कास्ट का भी है, वो मुस्लिम्स का भी है, वो हिंदुओं का भी है, वो वुमेन का भी है, वो दलितों का भी है, वो सबका लीडर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमने जिनके साथ किया है उनका नाम है कश्यप शर्मा। ही इज अ स्कॉलर एंड अ हिस्ट्री टीचर। आज मेनली हमने हिस्ट्री के बारे में बात की है, प्रिसाइजली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हमें फ्रीडम कैसे मिली, जम्मू एंड कश्मीर का क्या रोल था या फिर क्या स्टेट ऑफ माइंड था जम्मू एंड कश्मीर का उस टाइम पे, हमने उसके बारे में बात की है। हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, मेनली उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और जो इतिहास जानने में रुचि रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट मेनली हिस्ट्री रिलेटेड होने वाला है और आज जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो एक स्कॉलर हैं, एक टीचर हैं, उनका नाम है कश्यप शर्मा। हेलो सर। हेलो तन्वी, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया जी और आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे जी और आपके थ्रू जो जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। हाँ जी और खास करके ये जम्मू में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जम्मू में जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है जी ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है। और खास करके आप जितने भी डाइवर्स टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, जितने भी आपके रेंज है, मैं देखता रहता हूँ और मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट था एंड आई एम वेरी लकी के सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू एंड फाइनली आई एम हियर। यस, वेरी ट्रू सर। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड ये पहला हिस्ट्री का पॉडकास्ट होने वाला है, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके सर, शुरू करने से पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरा नाम कश्यप शर्मा है। मैं पिछले काफ़ी सालों से टीचिंग में ही इन्वॉल्व और बेसिकली मैं जो मेरे एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड जो है वो पुंछ से है। और ये जो आज वाला पुंछ नहीं, जो 1947 से पहले वाला पुंछ है, बेसिकली आई एम फ्रॉम पीओजे के। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वहाँ से माइग्रेंट हुए, फिर हम सेटल हुए डिफरेंट एरियाज में और फाइनली जो है आज हम नौशहरा में मैं रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। और मैं जम्मू में हायर एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस 2016।
और इसके अलावा बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और आपके चैनल के थ्रू मैं अपना भी थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ। तो मेरा जो चैनल है जिसमें सारी हिस्ट्री का ब्यौरा है, दैट इज हिस्ट्री फॉक्स। ओके। तो खैर, और अभी प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग पीएचडी और मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया पे काम कर रहा हूँ अभी। ओके ओके। सर शुरू से शुरुआत करते हैं। जी। हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री रिसेंटली अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन की है। बेसिकली जो हम थे, इंडियंस जो थे, तो हमें जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस थी वो बड़ी देर पहले आ चुकी थी। और खैर, अंग्रेजों ने इसको बड़े बाद में रिकग्नाइज किया। ठीक है। जैसे जो हिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे, जैसे एक बड़े पॉपुलर जो हिस्टोरियन है उनका नाम है E.H. कार। तो E.H. कार कहते हैं कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है, एक पास्ट और प्रेजेंट का डायलॉग है। ठीक है, एक पास्ट और प्रेजेंट का डायलॉग है, लेकिन उस डायलॉग में जो हिस्टोरियन है वो पास्ट को इंटरप्रेट करता है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, बट दैट इंटरप्रिटेशन मस्ट बी वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल। तो यहां पे जब हम बात करते हैं रैशनल और साइंटिफिक की, यहां पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, यहां पे सोर्सेस की बात करते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री और फिक्शन में कोई अंतर नहीं है। बड़े सारे लोग जो हैं उनको फिक्शन भी हिस्ट्री लगती है, माइथोलॉजी भी हिस्ट्री लगती है, लेकिन हिस्ट्री जो है आज की डेट में इट इज प्योरली अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं माइथोलॉजी से रिलेटेड, उसको लोग हिस्ट्री मानते हैं। जैसे ऐसे बात की जाती थी कि भाई रावण के 10 सर थे। रावण के 10 सर, रावण था कि नहीं थे वो अलग स्टोरी है, लेकिन 10 सर होना दैट इज नॉट लॉजिक, दैट इज हिस्टोरिकली नॉट ट्रू। जैसे हम बात करते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद चलते थे तो उनके सर पे बादल चलते थे और छाया देते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम बात करते हैं कि जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो बुद्ध के साथ बातें पेड़ पौधों ने बातें की, तो दैट इज समथिंग माइथोलॉजी। तो ऑफन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, माइथोलॉजी और हिस्ट्री को मिक्स करते हैं। तो हिस्ट्री वो चीज है जो साइंटिफिक बेसिस पे है, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है। अदरवाइज हिस्ट्री और माइथोलॉजी सेम सेम ही लगेगी आपको। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो कि जब रिसेंटली अब सोशल मीडिया इतना डोमिनेट कर चुका है, तो बड़े सारे लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा होता है उसी को हिस्ट्री मानने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो हिस्ट्री जो है दैट इज द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और इट इज द साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। दैट इज हिस्ट्री। ओके ओके। सो बेसिस ऑन दिस, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी हिस्ट्री में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन जो है डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की तरफ हम स्ट्राइव करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हिस्ट्री जो जैसे साइंटिस्ट है ना, तो यहाँ पे हिस्टोरियन है। अब जो साइंटिस्ट है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करता है। पानी का फार्मूला अगर H2O है, वो यहाँ पे भी यही है, और यूएस में भी वहां पे है, और पाकिस्तान में भी वही है। लेकिन जो यहाँ पे जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन की जो इंटरप्रिटेशन है वो साइंटिफिक होगी कि नहीं होगी, उसकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी कि नहीं होगी, उस पे हिस्ट्री डिपेंड करती है। ठीक है ना। फिर बड़े सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाता है, बड़े सारे फैक्ट्स आपको एज इट इज मिलते नहीं है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी जो है इट इज नॉट पॉसिबल। 100% ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। बट यस, ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी सारी चीजें होती हैं, आपके रिव्यू होता है, आपकी साइंटिफिक जिसको आप बोल सकते हो फैक्ट्स को आप इंटरप्रेट करते हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ओपिनियन चेंज करते हो। तो इस तरीके से वी स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी, बट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी स्टेट की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर 1947 में जैसे हमारे महाराजा हरि सिंह थे। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव है, महाराजा हरि सिंह ने इमीडिएटली क्यों नहीं एक्सेशन किया, डिले क्यों किया, एंड वो जो डिले हुआ वाज रिस्पॉन्सिबल। इसके मल्टीपल ओपिनियंस हैं, इसमें हिस्टोरियन की बायसनेस आएगी, इसमें महाराजा का अपना ओपिनियन आएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इट इज नॉट इजी टू डील विद देम।
इसको डील करना आसान नहीं है। Okay. लाइकवाइज पार्टीशन है, हम्म पार्टीशन कौन रिस्पॉन्सिबल था पार्टीशन के लिए? हम्म मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जहां लोग खुद ही चाहते थे भाई हम नहीं रहेंगे इकट्ठे। हम्म तो ये क्या है, दिस इज समथिंग के हिस्ट्री में यहाँ ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इस तरीके से डिफाइन होती है। ओके ओके जैसे हमें पता है कि हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा पुरानी है और हमने उनको बाइफरग्रेट किया हुआ है। मुझे बताओ कि किस बेसिस पे वो बाइफरग्रेशन हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा। देखिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में, मैं तो इंडिया में ये मानता हूँ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। हम्म इंडिया में शुरू में लोग आते गए और कारवां चलता गया, कारवां बनता गया, वो चीज थी इंडिया की। इंडिया में बड़े सारे लोग आए, बाहर से बड़े सारे लोग आए, चाहे आप आर्यन माइग्रेशन से स्टार्ट करें, चाहे आप इंडो ग्रीक से स्टार्ट करें, चाहे कुशान्स आए, पार्थियंस आए, शक्स आए, हुन्स आए, बाद में आपके चाइनीज ट्रेवलर आए, बाद में आपके तुर्क आए, मंगोल्स आए, मुगल्स आए, और बाद में सबसे लास्ट में कौन आया? अंग्रेज आए, है ना। अंग्रेज, जब मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों में, तो अंग्रेजों के साथ हम सबको कोलैबोरेट करते हैं, पोर्चुगीज को भी करते हैं, फ्रेंच को भी करते हैं, डच को भी करते हैं। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इंडिया को। वो कैसे पहुंचाया मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली हम पॉलिटिकल सफियर में बात करते हैं, हम बोलते हैं मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने हमें ये नुकसान किया, हमें गजनी गोरी ने हमें लूटा, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजों ने जितना नुकसान पहुंचाया हमें, हमें इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट कर दिया, हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ भी तो हुआ, इकोनॉमिक हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे लोग इतना हंसी खुशी रह रहे थे, इंडिया में इतना लोग एब्जॉर्ब करते थे, इतनी ज्यादा टॉलरेशन थी कि लोग जब स्टार्टिंग में अलग अलग लोग आए, राजा यहाँ पे खुद बुद्धिस्ट बन रहा है, इमेजिन करें। मतलब राजा की टॉलरेशन देखो, राजा खुद बुद्धिस्ट बन रहा है, उसको बुद्धिज्म इम्पैक्ट किया, बुद्धिज्म ने, तो बुद्धिस्ट बन गया। जैनिज्म को अडॉप्ट कर दिया, बड़े सारे राजा इस्लाम में चले गए, कुछ सूफी बन गए। लेकिन अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने इंडियनाइज नहीं हुए। वो जितने भी इंडिया में आए सारे इंडियनाइज हो गए। मुगल्स कुछ देर के बाद इंडियनाइज हो गए। अकबर खुद अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है क्योंकि उसकी पैदाइश यहाँ की है, ठीक है। बड़े सारे लोग इंडियनाइज, अंग्रेजों ने अपने आप को इंडियनाइज नहीं किया। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल करना था, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज था, उन्होंने इंडिया को अपने हिसाब से जो है वो प्रेजेंट किया। वो जो सबसे नुकसान किया, जो इंटेलेक्चुअली उन्होंने नुकसान किया, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड कर दिया। उन्होंने एंशिएंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में डिवाइड कर दिया। एंशिएंट को बोला गया कि यहाँ पे हिंदू डोमिनेट थे, मिडिवल में बोला मुस्लिम डोमिनेट थे, और मॉडर्न को उन्होंने क्रिश्चियन ईरा से नहीं जोड़ा, मॉडर्न को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ा, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ा। ऑल दो अगर आप देखो कि इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है, इंडिया का जो ट्रेड है, वो मिडिवल में ज्यादा था, मिडिवियल में ज्यादा है। तो ये जो डिवीजन है, दैट वाज टोटली इररेलेवेंट आज की डेट में, क्योंकि एक ट्रेडिशन बन चुका है। हम वो हमारे अंदर इनडॉक्ट्रिनेशन हो रही है। जब भी कोई बात करोगे तो आप पूछोगे आप किसी से, हाँ जी क्या पढ़ रहे हो, आप बोलोगे वो एंशिएंट इंडिया पढ़ रहा हूँ, मिडिवियल इंडिया पढ़ रहा हूँ। तो दैट इज टोटली अनसाइंटिफिक। ये जो सबसे पहले एक अंग्रेज स्कॉलर था, जेम्स मिल्थ नाम था उसका, उसने कोई 19th सेंचुरी में 1817 में उसने जो है इंडिया को तीन पार्ट में, इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न। अदरवाइज देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ हिस्ट्री, देयर इज नो सच डिवीजन। कंटिन्यूटी है। उन्होंने इस कंटिन्यूटी को बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे एंशिएंट है, यहाँ पे मिडिवियल है और यहाँ पे मॉडर्न है। तो अगर आप एकेडमिक जोन में अगर बात करोगे किसी अच्छे स्कॉलर से, तो वो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे शौकिया किस्म के स्कॉलर से बात करोगे, तो आपको बोलेगा हाँ भाई एंशिएंट प्राचीन भारत ऐसे था, मध्यकालीन भारत ऐसे था, आधुनिक भारत ऐसे हुआ, ठीक है। और अंग्रेजों ने ही बोला कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान मिडिवियल में हुआ, अदरवाइज मॉडर्न में हुआ। कम्युनल हिस्ट्री का एक और पार्ट है कि आप चीजों को आप सिलेक्टिव हो जाते हो, और किसी की ग्लोरिफिकेशन है, किसी की अगर आप प्रेज करोगे, उसको उसके रिलीजन के साथ जोड़ोगे, उसको उस दौर का जो कंटेक्स्ट है उसको आप रिजेक्ट करोगे उसको। मतलब इन्होंने उसी तरीके से प्रेजेंट किया। शिवाजी को इन्होंने हीरो बनाया, नो डाउट शिवाजी वाज अ ग्रेट वॉरियर, ही वाज अ ब्रेव मैन, तो उसकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपने शिवाजी को हीरो बनाया, ठीक है, उसको औरंगजेब के सामने खड़ा किया,
और यहाँ पे आपने उसको एज अ रिलीजियस वॉर प्रेजेंट की उसकी, कि वाई शिवाजी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट औरंगजेब बिकॉज ही वॉज अ हिंदू हृदय सम्राट। बट ऐसा नहीं था, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी। औरंगजेब के साथ वो लड़ रहा है, अंग्रेजों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया, हमें इस तरीके से बताया गया। लेकिन एट द सेम टाइम जो साउथ में शिवाजी के जो अपने साथ जो उसके साथ लोग थे वो भी सारे मुस्लिम थे, उसका फादर खुद मुस्लिम के अंडर काम करता था। लेकिन इस तरीके ये भी एक क्या है कि ये भी एक कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है ना। आपने जैसे महाराणा प्रताप को प्रेजेंट, महाराणा प्रताप वाज ब्रेव, लेकिन आपने उसको अकबर के साथ उसके जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आपने प्रेजेंट किए। बट ऐसा नहीं था। अकबर का और महाराणा प्रताप की जब फाइट हुई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो अकबर खुद नहीं लड़ रहा था, मानसिंह लड़ रहा था। तो फॉर अकबर इट वॉज नॉट ए रिलीजियस फाइट। बट बाद में इसका कम्युनलाइजेशन किया गया कि सो दैट ये जो कम्युनिटीज हैं ये यूनाइट ना हो पाए। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा नुकसान दिया कि हिंदू मुस्लिम्स में परमानेंट डिवाइड जो है वो पैदा कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज की डेट में भी बड़े सारी जो आइडियोलॉजीज हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और वो जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स को आज की डेट में भी वो एम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर हम इस पॉडकास्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताएं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थी और क्यों जरूरत पड़ी इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है नेशनलिज्म, है ना, जिसको आप नेशनल कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, चेतना आ गई। तो नेशनलिज्म का मतलब है कि फीलिंग ऑफ वननेस आई। तो ये फीलिंग ऑफ वननेस जो है, ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रेडिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी चाहता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली यूनिफाइड भी किया, ठीक है ना। ऑल दो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज्यादा, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की अगर बात की जाए तो औरंगजेब का एरिया इनसे ज्यादा था, समुद्रगुप्त का एरिया भी इनसे ज्यादा था, साउथ में जो चोलास रूलर थे, चोल शासक थे, उनका भी एरिया बहुत ज्यादा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंडर वन यूनिफाइड सिस्टम रखा। आप इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि एक एक जिसको आप बोल सकते हो कि एक एक्सप्लॉइटेटिव एजेंसीज एक हो गई, सबको लगा, तो सडनली लोगों में कॉन्शियसनेस आई। ऐसे तो लोग 1857 के रिवोल्ट को बोलते हैं कि इट वाज द फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लेकिन बड़े बड़े स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है उसके नेचर को लेके, है ना। तो खैर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट रफली हम बोल सकते हो कि इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई और लगभग 100 साल चली, 1947 तक, 90 ईयर्स अगर आप 1857 करते हो। देखो तन्वी, बात ऐसी है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट व्हाई इट वाज सो, जिसको आप बोल सकते हो डिफरेंट क्यों थी, उसका रीजन ये है कि आप अलग अलग देश उठा लो और उनकी जो नेशनलिज्म और यू कैन से दैट इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करो, रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ सिंगल इवेंट कि भाई 14 जुलाई 1789 को लुइस को रिप्लेस कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, देन उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं बोल सकते हो आप। इंडिया की वाहिद एक ऐसी मूवमेंट थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक चली। जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स है दुनिया की, उसमें ब्लड शेड बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इट वाज फॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। और सबसे बड़ी बात, रशियन रेवोल्यूशन में लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे थे, जार के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसके खिलाफ लड़ रहे थे? बर्मन डायनेस्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन इंडियन जो हैं, इंडियन किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इंडियन जो है किसी तानाशाह के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, और सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज तानाशाह नहीं थे, अंग्रेज कोई तानाशाह के हिसाब से कोई जुल्म चाबुक नहीं मारते थे, तो सेमी डेमोक्रेटिक। और इतनी बड़ी आपके, आई होप कि आपके व्यूअर्स ये समझेंगे, तानाशाह के खिलाफ लड़ना आसान है, लेकिन जो सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो आपको फैसिलिटीज भी दे रही है, वो आपके लिए इंस्टीट्यूशन भी खड़े कर रही है। तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना जो है, इट इज डिफिकल्ट। और एक चीज और, इंडियन नेशनल मूवमेंट ऐसी ही थी, इसमें इतने डाइवर्सिफिकेशन है, इतने तरह तरह के लोग हैं, गरीब है, अमीर है, ऊंची जाति के, निचली जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
पीजेंट, कम्युनिस्ट, अलग अलग आइडियोलॉजी, सब ने मिलके लड़ी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड और ये सबको यूनिफाइड अलग अलग फेजेस में गई। स्टार्टिंग में लगा नहीं नेगोशिएशन करेंगे, उसके बाद में लगा कि डराएंगे, बीच में रेवोल्यूशनरीज भी आ गए, रेवोल्यूशनरीज को लगा कि भाई इनके अंदर टेरर क्रिएट करेंगे, और फिर बाद में रियलाइज हुआ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास मूवमेंट करेंगे, लोगों को कॉन्शियस करेंगे, एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। दैट इज हाउ ही इट वाज टोटली डिफरेंट। ओके। ठीक है ना, दुनिया में सबसे डिफरेंट मूवमेंट यही है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक यही चली वाली मूवमेंट। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो दो तीन पार्टीज हैं जो सबसे उभर कर आती हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। आप मुझे थोड़ा बाइफरकेट करेंगे कि क्या है, क्यों हुई? देखो, पहली बात जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस दौर की हम कांग्रेस की बात करते हैं, और जो आज की कांग्रेस है, जो उस दौर की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें बहुत सारा चेंज डिफरेंस है। नेशनल कांग्रेस उस टाइम पीरियड में एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती थी, पर्पस एक ही था कि हमने क्या लेनी है, आजादी लेनी है। तो स्टार्टिंग में कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए, तो ऑफ कोर्स कुछ ब्रिटिशर्स ने भी सपोर्ट किया। 1885 में कांग्रेस बनी, तो अंग्रेजों ने भी बड़ा वेलकम किया क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, और कांग्रेस बनी। कांग्रेस स्टार्टिंग की वैसी ही थी जैसे आज की डेट में जम्मू सिटी में या दिल्ली में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत बड़ा कोई वीआईपी क्लब हो जैसे, है ना, जिसकी एंट्री जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, और जिसमें जैसे आप एंटर करोगे तो अलग ही दुनिया लगेगी आपको। सारे अलग अपनी ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको सारे लगेंगे कि यार ये अंग्रेज हैं। तो स्टार्टिंग की कांग्रेस जो है, जिसको हम मॉडरेट कांग्रेस बोलते थे, एलिटिस्ट थी वो। ठीक है ना, आप इमेजिन करो कि स्टार्टिंग की जो कांग्रेस थी 1885 से लेके 1920 तक, कांग्रेस के सेशन में कभी भी हिंदी नहीं यूज की गई। एवरी सेशन वाज कंडक्टेड इन इंग्लिश। सच वाज अ स्टैंडर्ड। मतलब उस दौर में इतने बड़े लिखे लोग जो अंग्रेजी में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे। दे वर लीडिंग और दे वर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्शियसनेस, कि दे बिकम सो कॉन्शियस, उनको लगा कि नहीं भाई इस तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्टिंग में कांग्रेस, उनका कोई आजादी का कोई नेशनल, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, ऐसी बात नहीं थी, पॉसिबल भी नहीं था। क्योंकि लोग एक ही नहीं थे, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम एक देश से बिलोंग करते हैं। इतनी क्या बोलते हैं, इतने बैरियर्स थे, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर था, कास्ट था, बड़ी सारी चीजें। फिर धीरे धीरे कांग्रेस का जो है वो नेचर चेंज हुआ। बीच में कुछ जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी वाले लोग आ गए, जैसे तिलक हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से थोड़ा जोर जबरदस्ती से बात करेंगे, भाई क्यों नहीं दे रहे, हमारा देश है। तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट वाज बाय फोर्स, इट वाज नॉट इजी। तो वो भी फेस देखा, और फाइनली जो है कांग्रेस जो है, जिसको हम ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट, पूरा एक मास मूवमेंट बन गई, वो आपकी गांधी के अंडर आई। तो गांधी ने पूरा पूरा डिस्कोर्स चेंज कर दिया। तो इन बिटवीन जब कांग्रेस जो है एक बड़ी पावरफुल फोर्स बन के आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा, उनको लगा कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन द कांग्रेस, सो दे परस्यू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक नई पार्टी को सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग आई। तो मुस्लिम लीग इट वाज द रिजल्ट ऑफ कम्युनल, यू कैन से दैट प्रोपेगेंडा ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और बाद में इस तरीके से अलग अलग पार्टीज और भी आती है। ओके, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है फ्रीडम फाइटर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा। सबसे ज्यादा जब हम हाईलाइट सुनते हैं तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है। आप मुझे बताएं उनका रोल क्या था इसमें? देखिए, महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी से पहले भी बड़े सारे लीडर जी। हैं, है ना। महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी एक्टिवली इंडिया में उन्होंने किया, वो 1915 में आए। हाँ जी। लेकिन 20 साल वो साउथ अफ्रीका भी रहे। जब वो साउथ अफ्रीका थे, यहाँ पे मूवमेंट को लीड किया बड़े वेटरन लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बाद आपका विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बड़े सारे लोग थे। लेकिन गांधी ने चीजों को चेंज किया। वाई गांधी वॉज सो सक्सेसफुल, वाई गांधी वॉज सो पावरफुल,
वाई गांधी वॉज सो इफेक्टिव, उसका रीजन ये है कि उसने जो लोगों की एस्पिरेशंस थी उसके साथ कनेक्ट किया अपने आप को। लोगों ने उसको अपने जैसा ही देखा। उससे पहले जितने भी लीडर्स थे वो एलीट थे, जितने भी लीडर थे नोइंगली और अनोइंगली अपने आप अपनी कास्ट को प्रोजेक्ट करते थे। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तिलक की, हम बोलते हैं ही वॉज द केसरी ऑफ महाराष्ट्र। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, बाल गंगाधर तिलक को हम बोलते हैं कि भाई महाराष्ट्र का है, फलां जो है बंगाल का है, अरविंदो घोष उस एरिया का है। गांधी को कभी नहीं बोलते ही वॉज द लीडर ऑफ गुजरात, कभी नहीं बोलते। लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं, ही वॉज अ ग्रेट वेटरन लीडर ऑफ पंजाब। गांधी के बारे में कभी नहीं हमने लिखा। बचपन से हम माय फेवरेट लीडर लिखते आए हैं। गांधी की मास अपील थी, ठीक है ना। एक ये भी रीजन था, गांधी वॉज वेरी पावरफुल। उसके बाद जो गांधी का जो साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था वो बड़ा पावरफुल रहा। गांधी ने साउथ अफ्रीका में हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक जेंडर को लीड किया, जो इन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। गांधी वॉज अ लीडर ऑफ द मासिस, क्योंकि वो लोअर क्लास का भी लीडर है, हाई कास्ट का भी है, वो मुस्लिम्स का भी है, वो हिंदुओं का भी है, वो वुमेन का भी है, वो दलितों का भी है, वो सबका लीडर है। तो गांधी की मास अपील जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, एक जैसे एक सुना होगा आपने, बड़ा फेमस है, दैट इज नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, है ना, दांडी मार्च। तो साल्ट सत्याग्रह, जब साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो सारे लोग बोल रहे थे कि गांधी कैसे स्टार्ट करेंगे। तो गांधी ने बोला कि हम साल्ट पे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इवन जो आपका लॉर्ड इरविन है, उस टाइम पीरियड में वॉइसरॉय था, तो कहते हैं लॉर्ड वॉइसरॉय इरविन सुबह सोया हुआ था, ठीक है ना। तो उसका जो अटेंडेंट था उसने बोला कि गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। और गांधी ने 78 लोगों को लेकर स्टार्ट की मूवमेंट। तो किसी को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन गांधी ने जब मूवमेंट स्टार्ट की और गांधी जो है वहां पे 12 मार्च को वहां पे पहुंचे। इमेजिन करें 78 लोगों से मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, इरविन ने बोला कि उनको दांडी में पहुंचने दो, हम उनको वहां कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब गांधी दांडी पे पहुंचे 6 लाख लोग हो गए थे। सच वॉज द इंपैक्ट ऑफ गांधी। लोग ऐसे चींटियों की तरह चल रहे हैं, कोई पता नहीं कहां जा रहे हैं। सच वॉज द ब्लाइंड फेथ। 9.5 लाइन थी, लोग जब चल रहे थे दांडी मार्च में। इमेजिन करें, मतलब आप इमेजिन करो यहां से लेके सतवारी तक चल रही है लाइन, ठीक है। इट इज नॉट इजी। और चूज क्या किया, सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज थी, गरीब भी यूज करता है, अमीर भी खाता है, उच्च उच्च जाति का भी खाता है, निचले तबके का भी खाता है। तो ऐसी जो मास अपील वो है गांधी के पास ही है। तो गांधी, एक मैं बड़ी आपको और किस्सा आपको बताता हूं। एक उनका बायो, ऐसे तो उनपे बहुत सारी बायोग्राफी लिखी गई। एक लुइस फिशर करके एक है, उन्होंने बायोग्राफी लिखी, बड़ी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला कि अगर गांधी बुद्ध और महावीर के दौर में पैदा होते तो भगवान हो गए होते वो भी। सच वॉज इस ओरा कि गांधी थोड़े से पहले पैदा होते, भगवान बन गए होते। तो गांधी की इतनी फॉलोइंग थी, इतनी अपील थी, मुस्लिम्स भी रिस्पेक्ट करते थे। ऐसे आज की डेट में पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी को डिफेम करते हैं, डिमीन करते हैं। तो मुझे तरस आता है उनपे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है गांधी के बारे में। तो गांधी, जब तक मेरे को यह लगता है कि जब तक हमारा हिंदुस्तान है, जब तक इंडिया है, जब तक इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री है, तब तक गांधी रहेंगे। गांधी को इंडिया से सेपरेट नहीं कर सकते हो आप। गांधी को हटा सकते हो, गांधी पे चर्चा हो सकती है, गांधी पे लोग जो है गांधी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसके स्टैचू बना के उसको गोलियां मार सकते हैं, बड़ा कुछ। लेकिन गांधी मर नहीं सकते, गांधी नहीं मर सकते। गांधी को मारना इट इज नॉट इजी, ठीक है। और दुनिया मानती है, ठीक है। गांधी ने बड़ा लोगों को इंस्पायर किया, 3-4 कॉन्टिनेंट की नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर किया, 50 से ज्यादा कंट्री की नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर किया। बराक ओबामा गांधी के आगे नतमस्तक हैं, ठीक है ना। तो गांधी को गांधी बियॉन्ड है। गांधी पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है।
ओके। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज अ ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं है कि गांधी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है, लेकिन गांधी सबसे बड़े हैं। गांधी सबसे बड़े बरगद की पेड़ की तरह हैं गांधी। ठीक है ना, बरगद की पेड़ की तरह ही हैं गांधी। ओके। विदाउट हिम इंडिपेंडेंस पॉसिबल थी, क्योंकि हमें पता है कि इसके अलावा और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके नाम अभी भी हाईलाइट हो रहे हैं। सो उनके अलावा देखिए, एक हिस्ट्री में ना एक चीज है कि हिस्ट्री में देर इज नो इफ एंड बट नहीं है हिस्ट्री में, किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने मन बनाया है कि हिस्ट्री का पॉडकास्ट करना है, तो अगर मैं यहां नहीं होता और कोई होता, गांधी नहीं होते तो गांधी जैसा और कोई होता। 1947 में ना मिलती, 57 में मिल जाती, 20 साल पहले मिल जाती, 30 साल बाद में मिल जाती। तो अब ये बोलना कि गांधी ना होते तो कैसा होता, उसको एक एक रैशनल तरीके से आप नहीं बात कर सकते उस पे, क्योंकि हिस्ट्री में दो चीजें आती हैं, टाइम एंड स्पेस है। तो टाइम एंड स्पेस का मतलब ये है कि अगर ये चीज नहीं होगी तो इसके अलावा और तरीके के सर्कमस्टांसिस बनेंगे। जब अगर आप गांधी की बात नहीं करोगे, फिर बड़ी सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो गांधी नहीं होते तो कुछ और होता, लेकिन गांधी जैसे ही होते, तो अगर इस तरीके से लड़ना होता तो गांधी जैसी ही आइडियोलॉजी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि गांधी की जो सत्याग्रह है तो गांधी ने अचानक से 1915 में आए तो सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, या साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह से ही स्टार्ट किया। साउथ अफ्रीका में उसने मॉडरेट मेथड्स भी अडॉप्ट किए, उसने एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स भी अडॉप्ट किए, एंड फाइनली ही केम विद हिज ओन आइडियोलॉजी। बाकी डिफरेंसेस थे, गांधी के बड़े सारे लोगों के साथ डिफरेंसेस थे। एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज अ लीडर, एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज अ ह्यूमन बींग, एट द एंड ऑफ द डे ही एरर तो थे, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं है। और बड़े सारे लीडर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बात की, आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया, जैसे और भी लीडर्स हैं, और भी लीडर्स ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब कि उस टाइम पीरियड में एक जिसको आप बोल सकते हो आजादी का एक ना महायज्ञ चल रहा था, तो सारे अपने हिसाब से आहुतियां दे रहे थे। ठीक है, किसी को लगा कि नहीं ये करेंगे तो ऐसा होगा। जैसे रेवोल्यूशनरीज की मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल, जैसे अनंत कनहरे है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खान है, मदन लाल डींगरा है, ठीक है, चौपेकर ब्रदर्स हैं। आप जितने भी देखिए, जितने भी रेवोल्यूशनरीज अगर आप देखेंगे ना, तो आपको हार्डली कोई ऐसा मिलेगा कि जिसकी एज 30+ है। सारे टीनेजर में सबकी डेथ हो गई। और एक क्या था, कन्विक्शन क्या था कि ऐसा करेंगे आजादी मिल जाएगी भाई। अंग्रेजों के इस तरीके से टेरर क्रिएट करेंगे, अंग्रेज भाग जाएंगे। एक रोमांटिसिज्म है। तो रोमांटिसिज्म में क्या होता है, रोमांटिसिज्म में यही होता है कि भाई एक बंगला बने प्यारा, है ना। तो क्या होगा कि भाई आदमी किसके साथ, आदमी चांद तक पहुंच जाता है। तो रेवोल्यूशनरीज का जो रोमांटिसाइज किया इन्होंने नेशनल मूवमेंट को, उसी तरीके से कुछ पीजेंट मूवमेंट्स भी थी, कुछ इंडिविजुअल भी लड़ रहे थे, जैसे बी आर अम्बेडकर हैं, है ना। अब मुस्लिम लीग का भी स्टार्टिंग में उनका भी अलग मोटिव्स थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस जैसे भी लोग आए, भगत सिंह जैसे लोग आए, सबकी कंट्रीब्यूशन है, नेगेशन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं तब रिलेटिविटी की बात करते हैं भाई, कि भाई सबसे ज्यादा किस तरीके से किसने लीड किया। कंट्रीब्यूशन कम नहीं है किसी की, ये सारे जैसे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, किसी की जरूरत हम ज्यादा डेली यूज में आते हैं, किसी के कम आते हैं, है ना, लेकिन सबकी जरूरत थी, सबने इम्पैक्ट डाला है। लेकिन आप नेगेट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, बड़े सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में सबको स्पेस नहीं दिया गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन सबकी है, लेकिन सबसे बड़े जो हैं वो एक ही हैं, दैट इज वो गांधी ही हैं। ठीक है। तो हम अब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं, जब आपने बोला कि भगत सिंह जो सच ए यंग एज में शहीद हुए, उनके बारे में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग कहने हैं। पहले तो भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। हाउ डू यू कंसीव हिम? मेरे को भगत सिंह जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट है। मैं भगत सिंह की जब भी बात करता हूँ तो मुझे आई फील गूज बम्स। तो भगत सिंह जैसा करेजियस ब्रेव आदमी आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे को ये लगता है कि इतनी यंग एज में और उस दौर में भगत सिंह इतना पढ़ चुके थे, इतना पढ़ चुके थे, जो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में उस एज में हम नहीं पढ़ पाते हैं। बड़े कम लोग हैं जिन्होंने उस तरीके से उन्होंने पूरी आइडियोलॉजी को पढ़ डाला, उनको
रशियन रेवोल्यूशन का पता था उनको, इटालियन यूनिफिकेशन का पता था, उनके जर्मन थिंकर्स उनको पता थे, कार्ल मार्क्स को बड़ा अच्छे से वो जानते थे। ठीक है ना। जो आदमी, आप इमेजिन करो कि जो आदमी इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअली, इतना ज्यादा अपने आप को अपलिफ्ट कर चुका है कि उसने, उसको सारी चीजें, रिलीजन उसके पीछे रह गया है। ठीक है ना। बड़ी सारी चीजें, लोग भगत सिंह को बड़ा एडमायर करते हैं, है ना, बहुत एडमायर करते हैं। बट आप एक चीज का आप कहीं पे सर्वे करना, कोई बड़े कम लोग हैं जिनको पता नहीं होगा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ, उनको ये पता होगा कि 23 मार्च को उन्होंने शहीद हुए, वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। बड़े कम लोग हैं जिनको पता होगा कि वो कहाँ पे पैदा हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन से ईयर में पैदा हुए। कई बार ऐसे सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा चलता है, जब 14 फरवरी आती है बोलते हैं हाँ जी ये वैलेंटाइन डे है, इस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे और इस दिन वो शहीद हुए थे। वो ऐसे प्रोपागेंडा है। भगत सिंह जो है, ही हैड हिज ओन आइडियोलॉजी। तो भगत सिंह जो है, बचपन उनकी जो फैमिली जो है, वो एक बड़ी रेवोल्यूशनरी फैमिली थी। उनके जो चाचा जी थी वो अजीत सिंह थे, उनके फादर जी थे जो सरदार किशन जी, वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। तो भगत सिंह जो है, उन्होंने सेक्रीफाइस जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री है उनकी, उनकी एसोसिएशन थे, उनका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पार्ट बने, देन HSHRA को HSRA किया गया, है ना। तो इस तरीके से फाइनली ही हैड गिवन हिज लाइफ ऑन 23 मार्च 1931। जो आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बड़े सारे लोगों को ये लगता है कि भाई गांधी को, है ना, तो एवरीवन यू नो कि भाई किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए आप किसी पर्टिकुलर आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो भगत सिंह आपको सॉफ्ट टारगेट मिलता है। बड़े सारे, सो मेनी स्टूडेंट आस्क मी अ क्वेश्चन, बड़े सारे लोग सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। भाई गांधी तो डरपोक आदमी था, उसको लग रहा था कि भगत सिंह इतना पॉपुलर हो गया है कि गांधी इनसिक्योर फील कर रहा था। ऐसा आपने भी पढ़ा होगा, है ना, गांधी बचा सकते थे। लेकिन मैं दो चीजें डिस्कस इसमें आपके इस मंच या पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, क्या भगत सिंह ने कभी जिसको आप बोल सकते हो मर्सी पेटिशन फाइल की? नहीं की। भगत सिंह ने नहीं माफी मांगी। भगत सिंह ने कभी नहीं बोला भाई मुझे निकालो यहां से। इवन भगत सिंह ने अपने आप को खुद वॉलंटियरली प्रेजेंट किया। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, उन्होंने जानबूझ के एक खाली जगह बम फेंका कि उस बहाने जो है मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, आई विल गेट अ प्लेटफॉर्म, तो उसके थ्रू मैं अपनी आइडियोलॉजी को रखूंगा। ठीक है ना, उसके थ्रू उन्होंने वॉलंटरली किया। एंड ही वॉज ब्रेव इनफ, उनको पता था कि आई विल सेक्रीफाइस, मेरी लाइफ जो है, वो मेरी लाइफ जो है आई विल सेक्रीफाइस, उसका सेक्रीफाइस होगा। और उनको ये लगता था इससे लोग, जो जनरेशन है वो इंस्पायर होगी। जब हम बात करते हैं कि भाई गांधी ने क्यों नहीं किया, गांधी बचा सकते थे, अगर हम ऐसी बात करेंगे भगत सिंह के सेक्रीफाइस को ऑन 23 मार्च 1931 को जब उन्होंने अपनी जान दी, तो इट इज वेरी आई कंसिडर इट वेरी डिससर्विस। ठीक है ना। जो जिस भावना से उन्होंने अपनी लाइफ दी, जिस भावना से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, हम उसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई वो आदमी जो है, वो इतना यंग, उसको सारी चीजों का पता था, उसको पता था कि अरेस्ट होगा, उसको पता था कि इस चीज की सजा ये थी। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध करने के लिए हम बोलते हैं गांधी ने किया भाई ऐसा। क्योंकि सिंस आपने जो क्वेश्चन पूछ ही लिया है, तो जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि गांधी ने 23 मार्च को उनको सजा हुई भगत सिंह को, और उनके जो साथ वाले थे सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने अपना जो है शहादत दी, शहीद हुए वो। उससे पहले गांधी ने, इट वॉज नॉट अ मर्सी पेटिशन बेसिकली, तो वो वहां पे बोला गया इस सजा को कम्यूट किया जाए। ठीक है ना, कम्यूट किया जाए। गांधी ने 1 दफा 2 दफा भी किया। बड़े सारे स्कॉलर्स हैं, एक स्कॉलर है जिसका नाम है रॉबर्ट बैरन करके है, उसने किताब लिखी है द नेकेड फकीर। तो नेकेड फकीर में जो अंग्रेज स्कॉलर ये कहता है कि गांधी ने दिल्ली छोड़ा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का सेशन कराची में होने वाला था। तो गांधी ने इरविन के सामने ये शर्त रखी कि अब इसको, अगर आप फेवरेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हो, यू शुड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ दीज 3 पीपल। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, दे वर नॉट रेडी, बिकॉज दे वर क्लेम्ड एज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। उनको क्रिमिनल चार्जेस थे, क्योंकि उनका एक सॉन्डर्स, एक ब्रिटिश ऑफिशियल की एसेसिनेशन थी। और एक चीज और मैं आपके मंच के थ्रू में बताना चाहता हूं कि एक जतिंदर सन्याल करके जो है, उनके जेल मेट थे भगत सिंह के, उन्होंने बाद में अपनी डायरी में लिखा है और उन्होंने बोला
कि भाई अगर जितनी कोशिश भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने की, गांधी का अगर अपना बेटा होता तो उतनी कोशिश वो उसके लिए भी उतनी ही करती जितने भगत सिंह के लिए की है। तो बाद में एट द एंड ऑफ द डे जो है, नो डाउट जो है, वी लॉस्ट द थ्री ब्रेव पीपल, ठीक है ना, जिसकी वजह से हो नहीं पाया। ठीक है, अब इस पे पॉलिटिकल चर्चा है कि हो सकता था, नहीं हो सकता था। ठीक है, गांधी डिड हिज बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। जी। ठीक है ना। और एक चीज मैं और आपको मैं बता रहा हूं कि खैर अंग्रेजों को क्या होना था, या इनकेस कांग्रेस को नुकसान होना था, फायदा होना था, लेकिन ये जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, सबकी डेथ जो है 20s में हुई है। हाँ जी। तो इनकी डेथ कब हुई? 31 में। आजादी कब मिली हमें? 47 में। तो अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो भगत सिंह की एज कितनी होनी थी? 30, 23 प्लस 17, ही मस्ट बी अराउंड 40, 40 साल के होते। इनके सारे एसोसिएट 40s में होते। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं, मुझे अपने पर्सनल लेवल पे भी लगता है कि उस टाइम हमारे पास रेवोल्यूशनरीज होते ही है। जब इंडिया आजाद हुआ, पार्टीशन में भी पार्टीशन होता नहीं, क्योंकि वी नीड अ ब्रिगेड ऑफ सेकुलर फोर्सेस, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जितने भी हैं ये सारे सेकुलर थे, दे आर बियॉन्ड द रिलीजन। मे बी 1940s में जो क्राइसिस हुआ हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं हो पाता ये। तो ये नुकसान ज्यादा हुआ है हमें भगत सिंह के जाने का, और भगत सिंह जैसे लोगों के जाने का, चाहे वो अशफाकुल्ला हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे बड़े सारे लोग हो। ये नुकसान है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज आप उस पर जब बात करते हो, इसने ऐसा, भाई भगत सिंह वॉलंटरली गिव हिज लाइफ, ही वांटेड टू इंस्पायर द जनरेशन। उसने तो कभी मर्सी पेटिशन नहीं दी, भाई मुझे बचाओ। ठीक है ना। तो ये टोटल जो है इनजस्टिस है उस ग्रेट सेक्रीफाइस का। ठीक है जी। भगत सिंह के साथ साथ दो तीन नाम और आते हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर, आपने पहले भी थोड़ा सा टॉपिक टच किया था। अ, अगर आप बी आर अम्बेडकर की जर्नी के बारे में ड्यूरिंग द पार्टीशन, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बता सकते हैं तो। देखिए, बी आर अम्बेडकर से बात करने से पहले मैं एक चीज आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया में जो है ना, इंडिया पे कास्ट पे उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इंडिया में कम्युनल राइट्स की बात होती है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है, बट कोई भी कास्ट पे बात करके राजी नहीं है। पर ईयर जो है कम्युनल वायलेंस में उतने लोग नहीं मरते जितने कास्ट की वजह से मरते हैं, कास्ट एट्रोसिटीज की वजह से मरते हैं। लोगों पे जबरदस्ती, लोगों पे क्या किया जाता है? पेशाब कर दिया जाता है। दे वर फोर्स टू ड्रिंक द यूरिन। ठीक है, हाई कास्ट छोटे कास्ट को अपने शूज चाटने के लिए बोलती है। औरतों को जो है नेकेड घुमाया जाता है, लोअर कास्ट को। इस पे चर्चा नहीं होती है। ठीक है, 2023 23 22 23 के डाटा के अकॉर्डिंगली लगभग लगभग 60,000 कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई हैं अगेंस्ट आर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड दैट इज मोर देन 14%, 13 से 14% प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं, ये आज का डाटा है 2023 का, जब 70 साल हो गए हमें, जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब मैं बात करता हूं ठीक 100 साल पहले की, 1920s की बात करता हूं। तो 20s में बी आर अम्बेडकर और नेहरू समकालीन रहे होंगे, थोड़ी एज का थोड़ा आगे पीछे का डिफरेंस है। ही वॉज नेहरू वॉज बॉर्न इन 89 एंड बी आर अम्बेडकर 91। महार कम्युनिटी में पैदा हुए। तो आप इमेजिन कर सकते हो आज की डेट में हमारी जो लोअर कुछ दलित क्लास है उनकी क्या हालत है। बी आर अम्बेडकर, ही वॉज अ जीनियस, ही वॉज अ बॉर्न जीनियस। ठीक है, गूगल तो ये कहता है कि ही हैड 32 डिग्रीज, 32 डिग्री से, और वो भी कोई ऐसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं है। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से है। ही इज डॉक्टरेट, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट है। ठीक है ना। तो बी आर अम्बेडकर की भी अपनी जर्नी है। यहां पे मैं आप एक चीज बताना चाहूंगा कि जब, एंड आई थिंक कि ये हर एक गवर्नमेंट के साथ है। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, कि गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल कर रही है ना। तो गवर्नमेंट, ये मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो भी अपने सभी चीजों को मैनेज करती थी। मुझे ये लगता है कि उस टाइम पीरियड में जब बी आर अम्बेडकर थे तो कांग्रेस इतनी पावरफुल थी, कांग्रेस के लीडर इतने पावरफुल थे, बड़े सारे जो अच्छे लीडरों को स्पेस नहीं दिया गया, स्पेस मिला नहीं उनको। तो अम्बेडकर भी उनमें से एक।
इनको स्पेस मिला नहीं। लोगों ने अंबेडकर के जाने के बाद पढ़ा कि ही वॉज अ जीनियस। जी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट पता है क्या रहा? अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा दोनों के हिसाब से, जो दूसरा समुदाय है, दलित समुदाय है, हरिजन समाज जो है, वो उनको अपना मानता है कि अब अंबेडकर हमारे ही हैं, वो और किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरी सेक्शन है, वो अंबेडकर को सिर्फ उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि अंबेडकर क्या है, कि भाई अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन दी, अंबेडकर ज्यूरिस्ट है। जी। लेकिन अंबेडकर ज्यूरिस्ट नहीं है, अंबेडकर इकोनॉमिस्ट भी है। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर आल्सो, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर आल्सो। तो अंबेडकर के साथ जस्टिस नहीं हुआ, अंबेडकर के साथ इनजस्टिस हुआ। ठीक है ना, अंबेडकर के साथ इनजस्टिस हुआ एंड ही वॉज ब्लंट। एक एक उन्होंने बड़ी सारी एसोसिएशंस भी बनाई, बड़े सारी पेपर्स भी लिखे, है ना। 1930s में उन्होंने एक पेपर पढ़ना था एक जगह, उस पेपर का टाइटल था एनिलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो समहाउ पेपर वाज सो रेडिकल कि पेपर को परमिट नहीं किया, उसको परमिट नहीं किया गया कि अंबेडकर को के पेपर पढ़े। अंबेडकर के जाने के बाद उसको एज अ बुक की शेप में लाया गया। उससे पता चलता है कि अंबेडकर को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे धर्म शास्त्रों की, पुराणों की। ही वॉज सो अगेंस्ट, उसने गांधी का क्रिटिसाइज करते थे गांधी को, क्योंकि गांधी और उनकी आइडियोलॉजी में अंतर था। अंबेडकर को यह लगता था कि मनुस्मृति, धर्मशास्त्र जब तक ये रहेंगे तब तक इंडिया का कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। अंबेडकर वॉज टोटली अगेंस्ट सच पीपल कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि भाई रिलीजियस पॉलिटिक्स और रिलीजन को जो है एक साथ लेके चल रहे हैं। अंबेडकर वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है ना। और अंबेडकर फाइनली जो है, अंबेडकर वॉज सो एनॉयड विद हिंदुइज्म कि अंबेडकर 56 में ही ज्वाइन बुद्धिज्म। ठीक है ना, बड़े सारे लोग अंबेडकर पे भी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो कभी चर्चा नहीं करेंगे कि अंबेडकर ने हिंदुइज्म को क्यों छोड़ा भाई। अंबेडकर का कम्युनलिज्म पे क्या था, उसकी विचारधारा क्या थी। अंबेडकर की जो किताब है पार्टीशन एंड द पाकिस्तान पे जो किताब है उनकी, अंबेडकर तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो इस्लाम की तरफ जाने वाले थे। फाइनली ये डिसाइडेड नहीं भाई बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। तो अंबेडकर बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। अंबेडकर वॉज अ जीनियस, लेकिन इनजस्टिस हुआ है। और बड़ी बात जो है कि कम्युनिटीज ने भी इनजस्टिस किया है, चाहे वो हायर क्लास हो, हाई कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो। लोअर कास्ट ने उनको अपने तक ही सीमित करती है, और हायर कास्ट ने उनको बोला कि ही इज जस्ट, उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो किस में है, सिर्फ ज्यूरिस्ट है वो, कि लीगली ही वॉज, जो है उनकी एक्सपर्टीज जो है वो लीगल मैटर में ही है। अंबेडकर का रुतबा बहुत बड़ा है, अंबेडकर बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है ना। अंबेडकर को बड़े बाद में हमने भारत रत्न दिया, अंबेडकर को बड़े बाद में रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना। तो अंबेडकर का भी अपना एक रुतबा है, नो डाउट ही हैड अ डिफरेंसेस विद गांधी, बट एट द सेम टाइम ही रिस्पेक्ट गांधी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, और गांधी भी उनको उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। जब भी हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो नेहरू का नाम सबसे ऊपर आ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका नाम बार बार लेते हैं इंडिपेंडेंस के दौर पे। तो आप मुझे उनका इफेक्ट बताएं कि पार्टीशन पे और इंडिपेंडेंस पे क्या रहा। देखिए, नेहरू जो है ना, नेहरू अंग्रेज थे। नेहरू अंग्रेज थे, बट एट द सेम टाइम उनको इंडियन कल्चर का भी पूरा पता था। इंडियन कल्चर को वो समझ रखते थे, इंडियन हिस्ट्री की वो समझ रखते थे। नेहरू का इंटेलेक्ट देखिए आप, नेहरू जेल के अंदर ही रह के उन्होंने किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। और ऐसा नहीं है कि कोई सोर्सेज को रेफर किया, उनको इंडियन कल्चर का इतना पकड़ थी। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखते थे, और बाद में उसी लेटर्स की कंपाइलेशन जो है वो ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बनाएगी, बहुत मोटी किताब है वो, ठीक है। नेहरू चाहते तो लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, ठीक है। नेहरू के पास उस दौर में, नेहरू के लिए खैर, नेहरू पे बड़ी सारी कहानियां हैं नेहरू को लेके, कि नेहरू जब कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, नेहरू के फादर ने हर एक गेट पे उसके लिए एक अच्छी कार रखी होती थी कि भाई मेरा बेटा कहीं से भी निकल सकता है, जब बाहर निकलेगा तो उसके सामने कार होनी चाहिए। नेहरू के बारे में यह बोला जाता है कि नेहरू जब स्कूल में थे, नेहरू जब इंग्लैंड के पढ़ने के लिए गए, तो नेहरू को अंग्रेजों से ज्यादा इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के बारे में पता था। बट नेहरू जो है जब इंडिया में आए, ही बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ गांधी।
गांधी को उन्होंने आंखें बंद करके फॉलो किया, ठीक है। अदरवाइज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनकी सोच में, उनको हर एक चीज को लेके। नेहरू ही वॉज वेरी पॉपुलर लीडर, नो डाउट। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे लीडर के साथ कंपेयर करते हैं, तो नेहरू का एक अलग ओपिनियन है। नेहरू वॉज वेरी साइंटिफिक, ही वॉज वेरी रैशनल, रैशनल थे, साइंटिफिक थे, इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज रखते थे वो, ठीक है। सेकुलरिज्म में बहुत फर्मली बिलीव करते थे वो। उनका सेकुलरिज्म और गांधी का सेकुलरिज्म टोटल अलग है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म की तरफ के साथ गए हम, ठीक है। नेहरू इतने बड़े थे कि जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और इंडिया जो नेहरू ने इनहेरिट किया इंडिया को, इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है उस टाइम पीरियड में जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने? लेस देन 10%। इंडिया का जो इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी इकोनॉमी। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? बड़ी कम कंट्रीब्यूशन है। माइग्रेशन हो रही है, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हमने प्रियम्बल बोला, जो जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको गढ़ने में नेहरू का बहुत योगदान है। इट वॉज नेहरू जिसने इंडिया को बोला कि इंडिया विल रिमेन एज अ सेकुलर कंट्री। इट वॉज नेहरू जिसने एश्योर किया कि वो लोग जिन्होंने इस विश्वास के साथ पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने बोला कि इंडिया ही हमारा देश है भाई, इंडिया के लिए हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए नेहरू खड़े हो गए कि नहीं भाई, आपका डिसीजन गलत नहीं है, कि आपने डिसाइड किया कि हम यहीं पे रहेंगे भाई, वो गलत डिसीजन ना हो, वो नेहरू ने स्टैंड लिया। नेहरू ने वो जो है आगे आके रखा। और नेहरू ऐसे थे जिसके साथ उस दौर में इंटरनेशनल, आपके चाहे वो नसीर हो, चाहे वो टीटो हो, ठीक है, वो नेहरू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। नेहरू वाहिद एक ऐसे आदमी थे, जब इंडिया आजाद हुआ, वो चाहते थे, यूएस भी चाहता था, यूएसएसआर भी चाहता था कि नेहरू हमारे साथ आए, और नेहरू ने अपना एक परमानेंट स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ना राइट की तरफ जाएंगे, हम ना लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। जो नैम आप पढ़ते हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट है, वो नेहरू की देन थी। नेहरू उस टाइम पीरियड में चाहते तो हजारों मंदिर बना सकते थे, नेहरू चाहते उस दौर में हजारों कल्चरल कॉरिडोर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आईआईटी की स्टैब्लिशमेंट की, ठीक है। उन्होंने बाखड़ा नंगल डैम की स्टैब्लिशमेंट की, उन्होंने बोला दीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स। तो नेहरू जो है, नेहरू को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करो आप, नेहरू को जितना मर्जी डिमीन करो, नेहरू डिमीन नहीं होंगे, नेहरू की रेलिवेंस रहेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे, वो नेहरू का जिक्र आएगा ही आएगा। जब नॉन अलाइनमेंट की बात करेंगे, नेहरू का जिक्र आएगा ही आएगा। बड़े सारे लोगों ने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। बड़े सारे लोगों को लगा कि इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया सस्टेन किया और अभी तक हम हैं। तो नेहरू की बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बाकी नेहरू का क्रिटिसिज्म भी है, नेहरू की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है। जैसे नेहरू को बोला जाता है कि कश्मीर के जो ट्रबल्स हैं, कश्मीर का जो इशू है, वो नेहरू की देन है ना। तो वो खैर वो एक अलग से टॉपिक है। आई होप कि हम उस पे कोई सेपरेट फिर से करेंगे पॉडकास्ट, नेहरू पे बात करेंगे। फिर नेहरू का, भाई नेहरू चाइनीज वॉर में जो है नेहरू का ब्लंडर था, ठीक है। नेहरू ने एरिया चाइना को सरेंडर कर दिया, नेहरू ने कश्मीर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो अलग अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन अब 1947 नेहरू की कंट्रीब्यूशन को आप नेगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नेहरू पे जितनी मर्जी आप करो, उसको जितना मर्जी हर एक प्रॉब्लम के लिए उसको जिम्मेवार रखो, तो नेहरू इन चीजों से बियॉन्ड है, ठीक है ना। नेहरू साफ सुथरे बाहर आ जाएंगे इन चीजों से, ओके ठीक है जी। um, फिर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पार्टीशन इम्पोर्टेंट थी, होनी चाहिए थी, उसके बिना भी आजादी मिल सकती थी? देखो, पार्टीशन ऐसे 1947 में हुआ 15 अगस्त को, जी। लेकिन आप बोलो कि इमीडिएटली पार्टीशन हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्टीशन के लिए बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टीशन के लिए। पार्टीशन के लिए कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है, पार्टीशन के लिए मुस्लिम लीग की कम्युनल पॉलिटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है, पार्टीशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स। 1940 तक पार्टीशन को किसी ने सीरियसली लिया नहीं,
ठीक है, किसी ने नहीं सीरियसली लिया। ऐसे मुस्लिम लीग ने 1930 में ही पाकिस्तान पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। 1930 में ही सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन 1940 को ऐसे ही लगा सबको कि भाई नहीं होगा। इकबाल वॉज द फर्स्ट, मौलाना इकबाल, आपने फोटो पे लगाया हुआ इकबाल का, तो एक भाई इकबाल जो है कि इकबाल ने सेपरेट नेशन की बात की, लेकिन किसी ने इकबाल को सीरियसली लिया नहीं। सबने बोला पोइट है, शायर है, तो शायर वैसे भी रोमांटिसिज्म में रहते हैं, तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। 33 में नामकरण भी हो गया, फिर भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 1940 तक किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन 1940s के बाद हालात चेंज होना स्टार्ट हो गए। उसका रीजन ये है, मैं कांग्रेस का इसलिए बोलता हूं कि कांग्रेस कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने जो मुस्लिम मासिस की एस्पिरेशंस थी उस पर एकोमोडेट नहीं किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को स्पेस दिया ग्रो करने के लिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को सीरियसली लिया नहीं, और एक ऐसा टाइम आ गया जब कांग्रेस ने बड़े हाथ पांव मारे, तब चीजें हाथ से निकल चुकी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना की उसको उस आदमी को दाद देनी पड़ेगी। एक साथ एक साइड वेटरन्स थे, एक साइड इतनी बड़ी फौज थी बड़े बड़े लीडरों की, चाहे वो गांधी हैं, नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, बड़े सारे लोग हैं, और एक साइड वो अकेला आदमी खड़ा है। वो खुद अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि भाई मैंने एक टाइपराइटर की मदद से एक पाकिस्तान क्रिएट किया, सिंपल। सच वॉज हिज इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी था। ब्रिटिश का ये था कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बड़ी सारी तरीके से चल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1947 में आपका पार्टीशन हुआ। उस दौर में हालात इस तरीके से बन गए थे कि इट वॉज इनएविटेबल, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। आप देखो ना, मेरे को आप एक चीज बताओ, जैसे हमारी फैमिली है, हुँ? हमारी फैमिली पीओजेके से यहाँ पे आई। जम्मू में बड़े सारे लोग 1947 में माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कराची जा रहा है, बलूचिस्तान और सिंध का हिंदू इंडिया में आ रहा है। क्या किसी लीडर ने कोई ट्रेन थोड़ी भेजी है? क्या बस सर्विस थोड़ी लगी है? लोग क्या हो गए, कॉन्शियस हो गए, लोगों की एस्पिरेशन जुड़ गई। कई लोगों को लगा नहीं हम यहां सेफ नहीं, हमें वहां जाना चाहिए। तो इस तरीके से हुआ। और मैं आपके इस पॉडकास्ट से बताना चाहता हूं कि ओरिजिनली पार्टीशन वॉज नॉट द पार्टीशन ऑफ द पीपल, इट वॉज अ पार्टीशन ऑफ द लैंड। कि भाई ये मेजोरिटी वाला एरिया, इसको हम अलग करेंगे। वहां पे किसी ने नहीं बोला कि आप निकलो यहां से, इधर से नहीं किसी ने बोला कि आप निकलो यहां से। लोग इतने कॉन्शियस हो गए, इनसिक्योर होना स्टार्ट हो गए कि भाई नहीं, ये हमारा देश नहीं है। ये फीलिंग क्यों आई भाई? ये फीलिंग क्यों नहीं, इस फीलिंग को क्यों नहीं एड्रेस किया गया? यहां से मुस्लिम वहां पे गए, लेकिन कुछ मुस्लिम यहां पे ही रहे। जो मुस्लिम वहां पे गए, उनको क्यों नहीं एड्रेस किया गया? बड़े सारे हिंदू वहां से आ गए, वहां पे क्यों नहीं एड्रेस किया गया? इवन मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप स्पीच देखोगे 1947 में, जब वो बाद में स्पीच करते हैं वहां पे, तो वो वहां पे तब जिक्र करते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सभी लोगों को अपना पूजा पाठ पद्धति रिलीजन बिलीफ कंटिन्यू करने की इजाजत है। व्हाट इट वॉज अ पॉलिटिकल टैक्टिक्स। कि आपने एक बार कर दिया, रिलीजन का सहारा लेके चीजें चेंज कर दी। ठीक है, तो पार्टीशन वॉज वेरी पेनफुल था बहुत ज्यादा। बड़े सारे लोग माइग्रेट हो गए, इधर से उधर चले गए। यहाँ पे एक रूम चेंज करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों ने अपना पूरा घर बार चेंज कर दिया, लाखों लोग मारे गए। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बड़े सारे लोग बेघर हो गए। कहीं तो अकाउंट्स में भी नहीं आए, कहीं की तो कैलकुलेशन भी नहीं हुई, इतने लोग मारे गए। आप किसी सिंगल आदमी को बोलो कि भाई ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है। एक तो चीज हम मान सकते हैं, उस दौर के जो लीडर थे, आज के दौर के लीडरों से तो मेरे ख्याल से सेल्फिश तो नहीं हुए होंगे। दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट एक ऐसा टाइम आ गया, दे हैव सरेंडर्ड। उनके पास दो ही ऑप्शन थे कि भाई सिविल वॉर कंटिन्यू रखे या पार्टीशन हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई आगे दूसरे को मारो या पार्टीशन हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई वेट करो, बाल्कनाइजेशन हो जाए कि पार्टीशन हो जाए। तो दे हैव चूजन द पार्टीशन, कि भाई इससे ज्यादा लोग मरे, पार्टीशन करते हैं। ठीक है ना? जी। तो इस तरीके से पार्टीशन हुआ। ओके। सर, ये मेरा पर्सनल सवाल है। हम जब भी पार्टीशन या फिर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो मेनली हम मेल लीडर्स के बारे में बात करते हैं, मेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर कुछ फीमेल
लीडर्स या फीमेल फ्रीडम फाइटर्स भी होंगे, उसके बारे में अगर थोड़ा देखिए, फीमेल की जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेन की कंट्रीब्यूशन जो है, हम्म अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की ही अगर बात करो तो आप हम स्टार्ट करते हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। हम्म वो अलग रीजन है कि वो किस किस इशू को लेकर लड़ी। हम्म बेगम हजरत महल की बात करते हैं, है ना। ओके बाद में कुछ कांग्रेस के साथ जो लीडर्स जो हैं वो जुड़ी, चाहे वो कल्पना गांगुली हैं, चाहे वो सरोजनी नायडू हैं, चाहे वो एनी बेसेंट हैं, हम्म चाहे वो अरुणा साफ अली हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी हैं, बड़े सारे लोग हैं। हम्म इवन सम रेवोल्यूशनरीज वर आल्सो देयर। तो वुमेन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रही है, हम्म लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो साइलेंट रही। कोई कंट्रीब्यूशन ऐसी है जो जिसको आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री के पेजेस पे नहीं आई। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल, जब भगत सिंह की डेथ हुई तो उनकी उस टाइम उनकी मां कैसे फील कर रही थी, उसकी तो कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं लिखी। जब अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके भी फैमिली थी, इनके भी बहनें थी, इनकी साइलेंट कंट्रीब्यूशन रही। हम्म इस कंट्रीब्यूशन को हिस्ट्री में लिखा नहीं गया। ठीक है ना। 1947 में आपकी जो पहली कैबिनेट है उसमें आपके सुचिता कृपलानी हैं, सरोजनी नायडू हैं, बड़े सारे लोग हैं। वुमेन की कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन सिंस इंडिया जो है टाइम इमेमोरियल थोड़ी पेट्रियार्किकल सोसाइटी रही है, वुमेन को उतना स्पेस नहीं दिया गया। हम्म लेकिन आप बोलो कि हाँ भाई कि कितनी रही कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है। और आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ, हम्म जितने आज 70 साल हो गए हमें आजादी से, 75 ईयर्स इनफैक्ट, हम्म जितने परसेंटेज आपके फीमेल एमपी नहीं है उनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। उनसे ज्यादा उस लोग उस दौर में उस उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और फोर फ्रंट पे आए और उनका मेंशन किया गया किताबों में। हम्म ठीक है ना। तो वुमेन की कंट्रीब्यूशन है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है। ट्राइबल्स की कंट्रीब्यूशन है। हम्म आपकी ये जो रिसेंटली एक दो साल पहले जो मूवी आई थी RRR, हाँ जी ठीक है ना, जो साउथ इंडियन जो है वो सारा ट्राइबल ट्राइबल रेजिस्टेंस को ही शो किया है उन्होंने। पीजेंट्स की भी कंट्रीब्यूशन है। हम्म हर एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन की, मौलवियों ने कंट्रीब्यूट किया, पंडितों ने कंट्रीब्यूट किया, महंतों ने कंट्रीब्यूट किया अपने हिसाब से। वो ये है कि आप किस तरीके से विजुलाइज करते हो हम्म और आपको क्या लगता है कि हम हाँ किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम्म कंट्रीब्यूशन इमेंस कंट्रीब्यूशन है फीमेल की भी। हम्म ठीक है, इसमें बड़ा ज्यादा रिसर्च पे भी काम हुआ है। ओके ठीक है ना। जी इंडिपेंडेंस के बाद एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हम्म। अगर उसको अगर थोड़ा सा आप ब्रीफली बता सकते हैं। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था ना, जिसमें आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, हम्म तो मेरे ख्याल से दैट वाज 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हम्म तो बेसिकली इंडिया जो है इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स। स्टेट ब्रिटिश इंडिया हो गया जो आपका बेन आपका आ गया, जैसे आपका बंगाल आ गया, हम्म आपका बॉम्बे आ गया, मद्रास प्रेसिडेंसी आ गया, यूनाइटेड प्रोविंस आ गया, सेंट्रल प्रोविंसेस आ गए, है ना। दूसरा आ गया आपका प्रिंसली स्टेट्स। हम्म जो माउंट बेटन था, ही वाज द लास्ट वॉइस रॉय। जो पार्टीशन प्लान था, हम्म तो पार्टीशन प्लान में और पार्टीशन उसमें जो है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक प्रोविजन था। ठीक है। उस प्रोविजन में ये बोला गया था कि जो रूलर है वो डिसाइड करेगा कि उसको इंडिया जाना है या पाकिस्तान जाना है। ओके इनिशियली एक और ऑप्शन रखा गया कि आजाद रहना है। इंडिपेंडेंट हाँ। लेकिन बाद में अंडर द कांग्रेस प्रेशर और अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस ये क्लॉज हटा दी गई। तो दो ही क्लॉज रही, इंडिया या पाकिस्तान। तो माउंट बेटन ने हाँ एक चीज और उनको बोला कि भाई प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखना है हम्म कि आपको कौन सी साइड पड़ता है भाई, कौन सी चीजें सूटेबल लगती हैं। हम्म तो जैसे ये जून में आया तो आजादी हमें अगस्त में मिली। तो अगस्त तक सभी राजाओं ने डिसाइड कर लिया कि इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। हम्म दोनों तरफ से कोशिश की गई, मुस्लिम लीग की तरफ से भी की गई, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश की कि, और मोर आर द लेस सब कुछ सेटल हो गया। जी दो तीन स्टेट्स थी जिन्होंने डिसाइड नहीं किया था, हम्म जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। हम्म ठीक है, मे बी देयर रूलर और एस्पायरिंग एस्पिरेशन थी, इन्होंने डिसाइड नहीं किया। अब इन तीनों स्टेटों में
बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद जो स्टेट है, इट वॉज अ हिंदू डोमिनेटेड एरिया, बट रूलर वाज मुस्लिम, रूलर मुस्लिम था। जूनागढ़ हिंदू डोमिनेटेड एरिया, बट रूलर वाज मुस्लिम। जम्मू कश्मीर में उल्टा था, मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन बट रूलर वाज हिंदू। हैदराबाद के उस्मान अली ने बोला, नवाब निजाम जो था उसने बोला पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी थी नहीं, हैदराबाद पाकिस्तान कैसे जाए? तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली अलग सा पुलिस एक्शन हुआ एंड हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। एक चीज, जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान, उसने भी बोला पाकिस्तान चाहूंगा। जूनागढ़ की प्रॉक्सिमिटी थी, लेकिन वहां की हिंदू पॉपुलेशन ने क्या किया? रिवोल्ट किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इंडिया के साथ रहेंगे। तो जूनागढ़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। अब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर माइंडसेट कंपेयर किया जाए कि पॉपुलेशन बोल रही है मेजॉरिटी किसके साथ है और रूलर क्या बोल रहा है, यहां पे उल्टा था। यहां पे राजा हमारा क्या है? महाराजा हरि सिंह, ही वॉज अ हिंदू रूलर। पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम पॉपुलेशन। तो अगर उस दौर की बात की जाए तो यहाँ के महाराजा ने क्या बोलना चाहिए था? क्या आई विल गो विद इंडिया? जी। और पॉपुलेशन को क्या बोलना चाहिए था? नहीं, हम कि वी विल गो पाकिस्तान। हम्म। दोनों नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। राजा ने बोला नहीं, मुझे वी नीड टाइम, हमें टाइम चाहिए। ठीक है, जब टाइम मांगा गया, क्योंकि आप देखो आपका ये पॉडकास्ट हो रहा है ना, इसमें बड़े सारे लोग अपने कमेंट्स देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? दैट इज ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, सोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरियन के अपने पर्सनल ओपिनियन सोर्सेस के बेसिस पे है। ठीक है, महाराजा ने डिसाइड नहीं किया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को ये एक नोशन पड़ गया, एक मिल गया कि अगर इसने इंडिया में जाना होता तो इमीडिएटली बोलता है इंडिया में जाऊंगा। उसको बोला कि भाई मेरी तो दोनों जो हैं वो तो घी में है ना, पांचों की 10 पांचों की 5 उंगलियां घी में है। उसने बोला महाराजा कंफ्यूज है, पॉपुलेशन को वो एज अ फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा था। महाराजा ने डिसाइड नहीं किया, महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि एज इट इज, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। 1947 से पहले बड़े सारे लोगों को पता भी होगा जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है, हमारा पाकिस्तान के साथ ज्यादा ट्रेड था। वी वर मोर अलाइंड जोग्राफिकली विद पाकिस्तान, कल्चरली विद पाकिस्तान। कल्चर भी हमारा वैसा ही कल्चर है, ठीक है ना। इंडिया के साथ हमारा कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी कम थी। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, इंडिया वालों ने नहीं किया। ठीक है, और बाद में जब पाकिस्तान ने जब अपना पेशेंस खो दिया, देन ट्राइबल अटैक हुए, महाराजा हरि सिंह लेफ्ट विद नो अदर चॉइस कि भाई देन ही आस्क फॉर द मिलिट्री सपोर्ट एंड फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपका साइन हुआ। लेकिन ये जो टॉपिक आपने पूछा, ये जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से पॉडकास्ट हो सकता है कि भाई हरि सिंह ने क्यों नहीं डिसाइड किया, महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल है, नेहरू को क्यों ब्लेम किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेहरू वाज मोर इंटरेस्टेड इन कश्मीर। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि पटेल ने बोला था कि नहीं भाई, लेट देम गो टू द पाकिस्तान। ये भी है, जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो आई विल कम विद द सोर्सेस, मतलब आई विल कोट द सोर्सेस। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये जो वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट, तो ये इस पे अलग से चर्चा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, बड़े सारे लोगों के बीच में ना मिसकॉन्सेप्शन है चीजों को लेके। बड़े सारी चीजों को लेके वो डोगरा रूल को अलग तरीके से परसीव करते हैं, महाराजा हरि सिंह के रूल को अलग तरीके से परसीव किया जाता है, नेहरू को अलग तरीके से परसीव किया जाता है। देन यहाँ पे एक और आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज वेरी टॉल लीडर एट दैट टाइम, क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह निकले थे कश्मीर से, बॉम्बे गए थे, तो किसको हैंड ओवर करके गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी? शेख अब्दुल्ला को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान वॉज एक्सपेक्टिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली द पीपल ऑफ कश्मीर बीइंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, दे विल सपोर्ट द कॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक है ना, द पीपल ऑफ कश्मीर दे फॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान फोर्सेस और ट्राइबल रेड को अगेंस्ट लड़े वो। इसलिए गांधी क्या बोलता है? गांधी बोलता है कि कश्मीर इज द ओनली रे ऑफ होप। ठीक है,
ये बोला जाता है कि व्हेन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट was burning in the communal flames, and the Kashmiri people, the people of Jammu and Kashmir, they had shown the secular credential. Secularism show किया और उन्होंने religious forces को sideline किया, and they decided to join with India. So this is the beauty of Jammu and Kashmir. जी ठीक है? हाँ ओके ऑल राइट आई होप ये पॉडकास्ट हम यहीं तक सीमित रखते हैं जैसे आपने बोला कि एक सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं आई होप वो हम फर्दर ऐड ऑन करेंगे फॉर नाउ दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द पॉडकास्ट वी वुड लाइक टू कंक्लूड आपके पास कुछ ऐसी टिप्स कुछ ऐसी सिद्धांत बोल सकते हैं जो हमारे जैसे यूथ को स्पेशली फॉर द जम्मू एंड कश्मीर जिनको ध्यान में रखना चाहिए फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देखिए पहली बात जो है कि हिस्ट्री सबको आनी चाहिए. जी ठीक है ना? हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे बड़ी बात जो है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हो. हिस्ट्री का बड़ा एक मूल सिद्धांत ये है, जी हमें बताया जाता है कि हिस्ट्री बुक्स पढ़ने से पहले हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ो, कि वो हिस्टोरियन उसका वो क्या है, वो कहाँ से पढ़ा है, हम्म उसका अपना रिसर्च कैसा है. ठीक है? अगर आप गलत हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपकी लाइफ तो डाइल्यूट तो होगी ही होगी, आपकी आने वाली जनरेशन भी जो है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. हम्म और जिसको अपनी हिस्ट्री नहीं आती, अंग्रेजों ने इस तरीके से भी रूल किया, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री उनको गलत बताई गई. ठीक है? तो हिस्ट्री पढ़ना जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी बुक्स पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? और सोशल मीडिया का जो हिस्ट्री है, वो जो अभी जो एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता कि क्या बोलते हैं वो, लेकिन उसको आप उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो. आप अच्छा लिटरेचर पढ़ो और आपको पता होना चाहिए. हिस्ट्री इज वेरी नेकेड है. हिस्ट्री में कुछ तथ्य नहीं है. जैसे अलग सब्जेक्ट है, उसमें डिप्लोमेसी है, उसमें इफ एंड बट्स है. हिस्ट्री ब्लंट है. हिस्ट्री स्पेयर नहीं करेगी. हिस्ट्री में जो चीजें हैं वो हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो. ठीक है? ये चीजें फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि फलां जगह कम्युनल राइट्स हुए, तो हुए. मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारा तो मारा, हिंदुओं ने मुस्लिम्स को मारा तो मारा. टेम्पल टूटे तो टूटे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टूटी तो टूटी. अशोक ने 84,000 स्तूप्स बनाए थे, वो कहां है आज की डेट में? बोधि ट्री किसने काटा? लेकिन आप ब्लेम करोगे, आपको बिल्कुल रैशनल होकर चीजों को पकड़ना है. तो यूथ के लिए यही है कि यू शुड नो योर हिस्ट्री, यू शुड नो योर पास्ट, यू शुड नो योर आइडेंटिटी. ठीक है? लेकिन एक चीज ये है कि आप इवॉल्व भी, साथ में इवॉल्व भी होते रहो. आप पास्ट को पकड़ के रखोगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है? एक जो पार्टीशन के लिए वाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुनिया में पार्टीशन हुए हैं, दो अलग अलग देश दुनिया में बने हैं. यूरोप का देखो, छोटे छोटे देश बने हुए हैं. इंडिया और पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? वी स्टिल कैरिंग द बैगेज ऑफ पार्टीशन. हम पार्टीशन के बैगेज को अभी भी हम डो रहे हैं उसको. और डो क्यों रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी चीजों को हम बेटर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर से हमें क्या किया जाता है? प्रिक किया जाता है. फिर से हमें उस तरीके से माइंडसेट, फिर से उस तरीकों को फोर्स किया जाता है. सो वी शुड फॉरगेट द पास्ट, बैगेज ऑफ द पास्ट, बैड मेमोरीज. ठीक है? और कल्चर जो है, हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए. जी ठीक है? बिल्कुल ऑल राइट थैंक यू सो मच सर आई होप जितना हमें फ्रूटफुल लगा है कॉन्वर्सेशन आपको भी लगा होगा. जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी. एंड आई होप कि हम जो है फिर से किसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा एक ओपन टॉपिक था, किसी एक मुद्दे पे बात नहीं हुई. ठीक है? हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. जी जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. डोगरा कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. कश्मीरी कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इंडिया में तो खैर बड़े सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है ना? एक्सेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. ठीक है? बाकी जो पेरिफेरियल हिस्ट्री है उस पर भी बहुत चर्चा हो सकती है. एंड आई होप आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, और हम फिर से मिलेंगे. यस एंड आई विश के आपके जो व्यूअर्स हैं
आपका जो पॉडकास्ट है उसमें लोगों को जो है चीज़ों को एक कोरिलेट करने की कोशिश करें, और जो है चीज़ें जो हैं आपको सजेशन भी आएंगी। बड़े सारे लोग हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हिस्ट्री में क्रिटिसिज्म का जो है वो स्कोप हमेशा रहता ही रहता है। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थी हमारे साथ कश्यप शर्मा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट फ्रूटफुल लगा हो। फर्स्ट हिस्ट्री पॉडकास्ट होने वाला है ये, सो आप प्लीज ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।